स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। स्टडी ब्लेड के इस सीरीज में हम रिवीजन देखते हैं। रिवीजन क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक एवं अभिक्रिया का रिवीजन देखेंगे 30 मिनट में फास्ट। और ये रिवीजन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साल भर क्या पढ़े हैं, एक स्लॉट में आप इसको देखिए और रिवीजन कीजिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मार्क्स से पास होइए। और हमारा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हम। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब ऐसा परिवर्तन हो जाए कि एक पदार्थ बदल करके दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाए, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे को जंग लगना, लोहा में जंग लगेगा तो लाल भूरा पपड़ी जम जाएगा। फल का पकना, फल पकेगा तो पीला हो जाएगा। ये सब रासायनिक क्या है, अभिक्रिया है। और इसी पर देख लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, और जो बनते हैं उत्पाद। जैसे झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा में जो भी व्यक्ति भाग लिए हैं वो कहलाएंगे अभिकारक, और उससे प्रोडक्ट जो उत्पाद फल मिलेगा उसी को कहेंगे उत्पाद। जैसे किसी लकड़ी को जलाइएगा तो लकड़ी को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और लकड़ी चाहिए, तो दोनों को जलाइएगा तो आपको राख मिलेगा, उष्मा मिलेगा और H2O का जल का वाष्प मिलेगा। तो जलाने के लिए आप क्या ले रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, और मिल का रहा है आपको राख मिल रहा है। तो ये इसमें लकड़ी और ऑक्सीजन अभिकारक हो जाएंगे और जो नया पदार्थ बना उत्पाद। जैसे उदाहरण देखते हैं, भोजन का पचना, तो भोजन पचेगा तो नया पदार्थ बन जाएगा। और श्वसन सांस भी लेंगे तो नया पदार्थ। लोहे पे जंग का लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, फिर मैग्नीशियम का फीता जलेगा तो उजला अवक्षेप बन जाएगा। दही का बनना, यानी दूध से दही जब बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन है, अंदर से ही चेंज हो गया। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा पुनः दही दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये सभी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, तो आप देखिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी परिवर्तन होगा तो क्या क्या से बदलाव होते हैं। जैसे आप एक आम को ही ले लीजिए, आम कच्चा है तो किस कलर का है, हरे कलर का है, पक गया तो पीला। तो और क्या हुआ, उसके रंग में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन, अब देखिए अवस्था में इस प्रकार परिवर्तन होगा कि जैसे आप किसी पदार्थ को, कागज है, कागज को ही जला रहे हैं तो पहले उसका अवस्था अलग था और जल गया तो राख बन गया। तो ये अवस्था में परिवर्तन हुआ। तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे किसी पदार्थ को आप बना रहे हैं तो उसका तापमान पहले ठंडा है और बनने के बाद एकदम हीट गर्म हो जाता है, तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। और गैस का उत्सर्जन, कोई ऐसा रिएक्शन देखते हैं कि जैसे चूना को जल में डालिएगा तो उसमें से गैस निकलता है, उष्मा निकलता है। तो ये गैस का उत्सर्जन होना भी क्या है, हमको इंडिकेट करता है, बताता है कि हम रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं। और जब रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं तो हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, और रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो नया पदार्थ बना रहे हैं। पदार्थ में जो आदमी भाग ले रहे हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो नए आदमी बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख लिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित हम कैसे कर सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि हम पूरा किसी बात को अपने पूरे वाक्य में बोल सकते हैं। जैसे कार्बन है, कोयला है, उसको ऑक्सीजन में जलाएंगे तो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इसी को हम शब्द में लिखेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी को सूत्र संकेत द्वारा दर्शाएंगे तो ये क्या कहा जाए, रासायनिक समीकरण। जैसे ये शब्द समीकरण है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल रहा है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसी को हम जिंक के जगह पे पूरा नाम न लिख करके Zn लिख दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के जगह पर ZnH2SO4 लिख दिए, और जो हमारा प्रोडक्ट मिला है ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, इसको हम लिख दिए। तो इसी को हम सूत्र और संकेत के द्वारा दर्शा देंगे तो यही कहलाता है रासायनिक
समीकरण। जैसे किसी का नाम पूरा न लेकर के उसके शॉर्टकट नाम RK, वेट्स, MK लिखते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। और ये नेक्स्ट है कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं क्या होते हैं। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो उसमें जो भाग लेते हैं उसके सूत्र संकेत द्वारा दर्शाते हैं। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों की भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया हो रहा है तो कौन कौन से पदार्थ लिए हैं उनका पूरा नाम न लिखकर उसका संकेत लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे, और वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है ये लिख देंगे संकेत में, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिएगा आगे, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में देखिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हो सकते हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे, यानी जो भी रिएक्शन होता है ना, तो तीर के पहले अभिकारक और तीर के बाद उत्पाद, और ये ताप है, दाब है, टेम्परेचर है, आप कुछ भी दे रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, जल्दी से रिएक्शन हो जाए, कोई ऐसा पदार्थ डाल रहे हैं तो उसको तीर के ऊपर या नीचे लिखिएगा। और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो इसको हम और अच्छे से देखते हैं कि रासायनिक संक्रिया को संतुलित करना। आप एक बात देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों पड़ रहा है, क्यों आवश्यक है। तो एंटोनी लेवोजिए एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया था कि प्रकृति में न ही हम पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश, उसको अवस्था और एनर्जी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एक टाली मिट्टी को उठाइएगा तो एक टाली मिट्टी रास्ता में गिरते हुए जाएगा, ठीक, लेकिन आप एक टाली मिट्टी में 1% एक कण का भी अपने से उत्पन्न नहीं कर सकते। जितने कण होंगे मिट्टी के एक टाली में उतना ही रहेंगे, भले रास्ता में गिरते हुए क्यों ना जाए। तो इसीलिए बनने से पहले और बनने के बाद के पदार्थों का वजन क्या होता है, समान होता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही निर्माण, और इसको कौन दिए थे, एंटोनी लेवोजिए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो हम इस नियम को नहीं मान रहे हैं। यानी इस एंटोनी लेवोजिए के द्वारा दिया गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमको मानना पड़ेगा, और मान करके ही हमको रासायनिक जो है समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का बहुत ही मशहूर और महत्वपूर्ण मेथड है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि ये विधि होता है अनुमान लगा करके हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि तीर के पहले Fe कई गो है और तीर के बाद Fe कई गो है, तीर के पहले हाइड्रोजन कई गो है, तीर के बाद हाइड्रोजन कई गो है, तीर के पहले ऑक्सीजन कई गो है, तीर के बाद कई गो ऑक्सीजन है, और दोनों साइड तीर के पहले तीर के बाद में लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है तो संतुलित है, और नहीं है तो असंतुलित है। तो बराबर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। और इसके लिए हम कौन सा मेथड उपयोग करेंगे, ज़्यादातर हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग होता है। और हीट एंड ट्रायल मेथड के उपयोग के द्वारा हम इसको हिंदी में अनुमानन विधि भी कहते हैं, यानी अनुमान लगा करके हम रिएक्शन को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोहा 1 है, यहाँ लोहा 2 हो गया, यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन सही है, दोनों साइड बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और ऑक्सीजन इधर 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखिएगा लोहा 1 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 1 था, और इधर देखिएगा Fe 3 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 4 था। तो इसीलिए अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Fe 1 है तो इधर Fe कई गो है, 3 गो है, तो इधर हम 3 से गुणा कर दिए तो 3 Fe हो गया, और इधर भी Fe 3, और इधर ऑक्सीजन देखिए कई गो है, तो इधर ऑक्सीजन 4 गो है, तो इधर भी 4 से हम गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन 4 गो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन इधर कई गो है, 2 गो, और इधर
कितना था, 2 तो इधर 4 लगाए हैं तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन और इधर भी 4 दूना 8 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे दोनों साइड की परमाणुओं की संख्या क्या है, बैलेंस है, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। और ये चरण 5 देखते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ या तो ठोस हो सकते हैं, या तो द्रव हो सकते हैं, या तो गैस। यानी झगड़ा में कोई व्यक्ति भाग लेगा तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बूढ़ा भी हो सकता है, बूढ़ी भी हो सकती है, जवान भी हो सकता है, जवानी भी हो सकती है। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे कि जैसे कोई रिएक्शन में यानी झगड़ा में भाग ले रहा है तो हम दर्शा भी सकते हैं कि ओल्ड आदमी है कि यंग आदमी है। उसी प्रकार रिएक्शन में जो भी भाग लेते हैं तत्व, उसको जो भी भाग लेते हैं पदार्थ, उसको हम ठोस के लिए S लिखते हैं, द्रव के लिए L लिखते हैं, गैसीय अवस्था के लिए G लिखते हैं और जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं। जैसे लोहा ठोस है तो इसके लिए S से दर्शा दिए, H2O द्रव है, H2O जो हम भाप में यूज किए हैं H2O को, तो भाप में यूज किए हैं तो इसको लिए G लिखेंगे, और Fe2O3S है, सॉलिड है तो S लिखेंगे, H2 गैस है तो गैस लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। क्यों, उसके सूत्र और संकेत और अवस्था को दर्शा करके। तो यहाँ पे देखिएगा चरण 6, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप दाब प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ये हम आगे ही बता दिए हैं कि ताप दाब उत्प्रेरक दीजिएगा तो तीर के पहले या बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ताप, आप तो जानते हैं कि ताप टेम्परेचर होता है, दाब प्रेशर होता है। यहाँ पे एक बात समझिए, उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो रिएक्शन को या तो स्लो करेंगे या तो फास्ट करेंगे। जैसे कोई आदमी होता है झगड़ा को खत्म भी करा सकता है और कोई बढ़ा चढ़ा देगा। जैसे झगड़ा खत्म हो रहा है तो बोल सकता है अरे अरे तुमको ये मार दिया, तुम उसको कमजोर हो, ये लाठी लो, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी आएगा और जाके रिएक्शन करेगा, यानी मार कर देगा। और कोई होगा तो बोलेगा कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, साइलेंट रहो, शांत रहो, तो ये क्या हो सकता है, झगड़ा स्लो हो सकता है। तो उसी प्रकार उत्प्रेरक को जब रिएक्शन में डालेंगे, कोई पदार्थ बना रहे हैं तो ये फास्ट भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है। हम पे डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन को स्लो करना चाहते हैं कि फास्ट। तो अब ये तो हम रिएक्शन समझ गए, रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ समझ गए, क्या बनेगा, उसको कैसे संकेत सूत्र से दर्शाएंगे, उसका अवस्था को, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे हम 5 से 6 प्रकार को देखेंगे। तो हमारा पहला है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 पदार्थ मिल करके जब एक बनता है, यानी 2 हाथ मिल करके एक हो जाए, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी 2 पदार्थ मिलेंगे और एक पदार्थ में बदल जाएंगे, उसी को संयोजन अभिक्रिया। जैसे AB मिलेंगे तो C बनेंगे। और जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कोयले का दहन, ये कार्बन है और इसको O2 की उपस्थिति में जलाइएगा ना तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे C और O2 एक दूसरे के पास आ गए हैं, एक दूसरे के पास आकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गए, तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे जल का निर्माण होगा तो H2 और O2 बन गया H2O, ये हो गया। तो ये क्या हुआ, 1-2 मिले हैं, एक बन गया। यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जल में मिलाइएगा तो CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बन जाएगा, और इसका उपयोग करेंगे दीवार को रंगने के लिए। तो ये देख लिए हम कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, 2 मिलकर के एक बन जाना, ठीक, संयोजन। और नेक्स्ट हमारा रिएक्शन का प्रकार है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देखते हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई रिएक्शन होता है ना तो उसमें से हीट ऊष्मा निकलता है। जैसे सिंपल है कि साग सब्जी आप जो खाना वाना बनाते हैं तो कूड़ा कचरा एक जगह रख दीजिए, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लग करके जब आप देखिएगा तो उसको गला सरा करके खाद बना देते हैं, लेकिन उसमें से हीट निकलता है। जैसे इसका सिंपल उदाहरण यहाँ पे देखते हैं कि गांव में जैसे गोबर है, गोबर को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो खाद का रूप ले लेता है। जब खाद को हम काटते हैं तो उसमें से हीट और धुआं निकलता है,
तो इसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। यानी कि जब पदार्थ बनता है और उसमें क्या निकलने लगे, ऊष्मा निकलने लगे, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बनता हो और उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे आप एलपीजी को जलाइएगा ना तो ऊष्मा हीट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का वाष्प बनता है, इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी, इसको नोट याद रखिएगा हमेशा के लिए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि सांस लेते हैं ना तो ऊष्मा निकलता है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हम देख लिए। और आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जब देखिए ना ए और बी एक में सटे हुए हैं तो इसको हम कोई भी रिएक्शन करके ए को अलग कर दें और बी को अलग कर दे। यानी कि वियोजन का मतलब होता है ना कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाए। तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि एक पदार्थ है उसको रिएक्शन कराएंगे तो दो देगा या दो से अधिक उत्पाद मिलेगा, तो उसको कहते हैं वियोजन। और वियोजन करने के लिए हम बहुत सारे मेथड अपना सकते हैं। कहने का मतलब किसी पदार्थ को तोड़ना हो तो उसको हीट भी दे सकते हैं। तो हीट देंगे तो टूट जाएगा, तो हीट देंगे तो ऊष्मा के द्वारा तोड़ रहेंगे तो ऊष्मीय वियोजन का रूप ले लेगा। जैसे ऊष्मीय वियोजन, तो ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, यानी किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा का उपयोग करते हैं, हीट का, तो उसी को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे FeSO2 फेरस सल्फेट को हीट देते हैं, जो इसका हरा रंग होता है याद रखिएगा, और ये हीट देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बदलता है, Fe2O3 SO2 और SO3 में बदल जाता है। उसी प्रकार चूना पत्थर, ये संगमरमर, खड़िया और लाइमस्टोन और चौक का सूत्र होता है CaCO3 चूना पत्थर। इसको हीट देंगे ऊष्मा तो ये CaO बिना बुझा हुआ चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में चुनेगा। यानी कि CaCO3 चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर संगमरमर को हीट देंगे तो CaO बिना बुझा हुआ चूना, ठीक, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। किसके द्वारा टूट रहा है, ऊष्मा के द्वारा, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन। और इस अब आगे देखते हैं कि वियोजन की अभिक्रिया अब किसके द्वारा करा रहे हैं, तो ऊष्मा का वियोजन अब इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे ये H2O है और H2O में इलेक्ट्रिसिटी करंट दीजिएगा तो ये H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। तो किसके द्वारा जल को तोड़ रहे हैं, तो करंट दे रहे हैं तो ये टूट जा रहा है। तो काहे टूट रहा है, या तो क्योंकि ऊष्मा मिल रहा है इसको, तो ऊष्मा मिल रहा है तो यानी किसके द्वारा मिल रहा है, विद्युत के द्वारा मिल रहा है, तो अभी H अलग हो गया, O अलग हो गया। तो विद्युत द्वारा प्रवाहित होने वाली वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O है जल, और जल में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो H2 और O2 में, तो इसमें वियोजन देख लिए कि ऊष्मा के द्वारा टूट रहा है। और कोई पदार्थ को तोड़ने के लिए ना सूर्य का प्रकाश दीजिएगा ना तो दो पदार्थों में टूट जाता है। जैसे AgBr होता है, AgBr को सूर्य का प्रकाश दीजिएगा तो Ag में और Br2 में बदल जाता है। तो प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। यानी कि जब पदार्थ को तोड़ने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता ले लेते हैं तो उसी को क्या करते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl को तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश और Ag और Cl2 में टूटता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश मिला है। तो इसी अभिक्रिया का उपयोग, नोट याद रखिएगा, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो इतना हम समझ गए। तो अब देखिएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसको तोड़ने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, बाहर से एनर्जी हीट देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ा है, तब जाकर दो पदार्थ में टूटती है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 को तोड़ने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हीट दीजिएगा, जल को तोड़ने के लिए हीट दीजिएगा, तो हीट दीजिएगा तो अपने अंदर लेगा हीट तो टूट जाएगा, तो इसी को कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये जो नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको मिस नहीं कीजिएगा।
समझिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है, ठीक, एकदम समझ गए। ए है वो अधिक क्रियाशील है किससे, बी से, ठीक, मानिए कि ए बोरियार है किससे, बी से, और यहाँ पे बी और सी एक बेंच पे बैठा हुआ है, और एक बेंच पे बैठा हुआ है तो क्लास में एंट्री कौन किया, ए, और एंट्री करते हुए ए बी से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये बी के साथ जो सी बैठा है ना उसको अपने पास डायरेक्ट छीन लेगा, तो ये ए सी हो जाएगा और बी, क्यों, क्योंकि जो ए है बी से अधिक क्रियाशील है, तो एंट्री किया तो बेंच पे बी के साथ सी था, तो इसको अच्छा नहीं लगा कि सी इसके साथ रहे, तो ए आया और बी को हटा दिया और सी को अपने साथ ले करके चला गया। यानी कि स्ट्रॉन्ग आदमी अपने से कमजोर आदमी को हटा करके उसके साथी को अपने पास ले ले, तो उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसके पास क्या है, 4 व्हीलर है, तो अपाची वाले की साथी जो थी ना उसको हटा दिया और खुद अपने साथ इसको लेके चला गया 4 व्हीलर पे, तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यह परिभाषा भी देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वहाँ पे देखिएगा परिभाषा, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से एकदम हटा देंगे कि तुम हटो, तुम्हारा स्थान वहाँ पे नहीं है, तुम मेरे से कमजोर हो, मैं उसको लेके चला जाऊँगा अपने साथ। तो ये भी बहुत दिक्कत की बात है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, लोहे के कील, जो लोहा के कील होता है, जो लोहा होता है ना कॉपर से अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक, और CuSO4 के विलयन है, तो कॉपर के साथ कौन है, SO4। लोहा का कील को इस विलयन में डालिएगा ना तो ये लोहा क्या करेगा कि कॉपर को हटा देगा और खुद FeSO4 बन जाएगा, तो लेके चला गया। तो इसी प्रकार क्या है विस्थापन अभिक्रिया, हम समझ गए कि अधिक सक्रिय तत्व अपने से कमजोर तत्व के लवण विलयन से उसको क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है और लोहा से भी जिंक अधिक क्रियाशील है। तो इस प्रकार से हम देख लिए विस्थापन अभिक्रिया। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको ऐसे समझिएगा, ए के साथ बी है, ठीक, और सी के साथ डी है। अब मन किया कि हम इसके साथ सी डी के साथ रहते रहते इसका मन उब गया है, और ए को बी के साथ रहते रहते क्या हुआ है, मन उब गया है, तो ये ए का कहेगा कि सी वाले को पार्टनर को ले लेगा, तो ये हो जाएगा AD, और सी का कहेगा AB वाले AB के पार्टनर, ए के पार्टनर को लेगा, तो ये क्या हो जाएगा CB। तो यहाँ से आप देखिए, ए किसको लिया है, D को, और सी किसको ले लिया, B को। यानी कि अपने अपने पार्टनर को अदला बदली कर रहे हैं कि अब तुम मेरे पार्टनर को तुम ले लो और मैं तुम्हारे पार्टनर को ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अपने अपने पार्टनर को चेंज कर दिए, तो कोई भी इसमें सिंगल नहीं रहा, तब भी डबले डबले हैं। तो इससे हमको देखने को मिला कि इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण 2 यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान, यानी कि किसी को भी मतलब आयन है ना, आयन है यानी साथी है, तो अपने आयन का वो क्या कर देगा, अदला बदली कर देगा। जैसे Na2SO4 है और BaCl2 है, तो Ba जो बेरियम है SO4 को ले लिया और Na क्या है, Cl को ले लिया, तो इस प्रकार से अदला बदली हुआ, तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसमें जो BaSO4 होता है ना, अवक्षेप होता है, यानी कि NaCl के घोल में जाकर नीचे बैठ जाएगा, ये PPT होता है, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप अविलेय अवक्षेप बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपर अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बन जाए, यानी कि कोई जलीय घोल NaCl है और उसके तली में आकर के अविलेय कोई पदार्थ बैठ जाता है, तो उसको कहते हैं अवक्षेप, और उसी अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ तक हम देख लिए विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उपचयन एवं अपचयन। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, उपचयन एवं अपचयन क्या होता है। तो इसको देखिएगा, अपचयन और उपचयन क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये यहाँ पे देखिए, ये है हाइड्रोजन
और ये है ऑक्सीजन। इन्हीं दोनों पर 10th क्लास में परिभाषा देखना है अपचयन उपचयन को। अब देखिए ये एक आदमी है, ठीक, ये आदमी में ऑक्सीजन सटेगा तो उपचयन का रूप ले लेगा, ठीक, और इस आदमी से हाइड्रोजन हटेगा तो किसका रूप ले लेगा, उपचयन का, ठीक। यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ऐड और हाइड्रोजन का माइनस हटना क्या होता है, उपचयन। जैसे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो क्या कहलाता है, उपचयन। तो यानी कि ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन की ह्रास होगा। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन बना तो CO2, तो ये क्या हुआ, उपचयन। कॉपर में ऑक्सीजन बना तो CuO, क्या हुआ, उपचयन। और ये CuO को H2 से रिएक्शन कराइएगा तो ये देखिएगा H2 में ऑक्सीजन का योग हो गया, तो ये क्या हुआ, उपचयन। और इसी के उल्टा अब आपको हम बता रहे हैं कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन में एगो ऑक्सीजन है और एगो हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक आदमी है, तो इस आदमी में हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का माइनस हो गया, माइनस यानी हटेंगे। तो जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हटता है उसी को कहते हैं अपचयन। तो इसका परिभाषा देखिए ले, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन जुट रहा है ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन कहलाता है। जैसे पे ऑक्सीजन हटा तो क्या हुआ, अपचयन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा तो उपचयन। तो यहाँ अपचयन उपचयन दोनों एक एक साथ होती है, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड है कॉपर में बदल गया है, ठीक, और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है और हाइड्रोजन किस में चला गया है, जल बनाता है। इस अभिक्रिया में अपचयन एवं उपचयन दोनों हो रहा है और इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो समझ गए कि अपचयन उपचयन क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो अब आगे पॉइंट हमारा है तो देखते हैं दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो पहला प्रभाव है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है और उसके धातु के ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारक। यानी कि कोई भी लोहा है, लोहा को ही ले लीजिए, एक धातु है, इसमें आर्द्रता नमी जाएगा, हवा जाएगा, अम्ल जाएगा तो इसके ऊपर लाल भूरा पपड़ी जम जाएगा, इसके परत में कमी आती है, कमजोर हो जाती है और जंग लग जाता है, धीरे धीरे क्षय होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक। जब लोहे पर जंग लगेगा तो भूरा पपड़ी जमेगा, चांदी काला हो जाएगा और तांबा हरा हो जाएगा, और ये सब जंग यानी संक्षारण के उदाहरण है, ठीक। और यसद लेपन, विद्युत लेपन पेंट करके संक्षारण से धातु को बचा सकते हैं। अगर जंग नहीं लगता है तो पेंट कीजिए, जस्तीकरण कीजिए, या तो ऑक्साइड उस पे लेप कीजिए, या तो पेंट कीजिए, ग्रीस लगाइए, तेल लगाइए, तो जा करके वो क्या हो सकता है, धातु बच सकता है। ये टॉपिक देख लिए जंग कैसे लगता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को समझिए ऐसे, आप दैनिक जीवन में जैसे आप तेल वाले सामान बनाते हैं, जैसे आप खजूर बनाते हैं, पुआ बनाते हैं और मसालादार सब्जी बनाते हैं जिसमें वसा या तेल का उपयोग करते हैं, तो देखिएगा अधिक दिन तक रखने पर खराब हो जाता है। जैसे गर्मी के दिनों में भोजन बनता है शादी ब्याह में, तो शाम होते होते जो सुबह बन गया तो शाम होते क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, उसमें से गंध आने लगती है। तो क्यों होता है, क्योंकि जब आप तेल वासा में बनाए हैं उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या हो रहा है, विकृत गंधिता हो रहा है, और विकृत गंधिता हो रहा है तो उसमें से गंध निकल रहा है, और गंध निकल रहा है तो खराब लग रहा है, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो इसका परिभाषा देखते हैं विकृत गंधिता का। वसायुक्त या और तेल युक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, यानी कि वैसा खाने वाले सामान जिसमें वसा है, तेल का यूज किए हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उपचयित हो जाती है। जैसे तेल से वसा से सामान बनाए हैं तो वायु उसको लगेगा हवा ना, तो उपचयित हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, स्वाद में गंध हो जाता है, स्वाद गंध में परिवर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता रोकने के लिए आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो ये उपचयित हो जाता है, यानी कि
ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इसके लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाइएगा। तो इसका उपयोग कीजिएगा प्रति ऑक्सीकारक वायुरोधी बर्तन, यानी हवा मिल रहा है तभी खराब हो रहा है, तो इसमें वायुरोधी बर्तन में रखिएगा कि हवा ना लगे उसमें। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, यानी जब हवा है ना, हवा को निकाल करके वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो विकृत गंधिता नहीं होगा। जैसे चिप्स के आलू के थैली होता है, तो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण चिप्स बहुत दिनों तक सुरक्षित रहती है। शीतलन द्वारा यानी फ्रीज ओरिज में रख दीजिएगा, उसको टेम्परेचर मेंटेन रखिए, तब भी वस्तुएं खराब नहीं होती है, विकृत गंधिता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखें 30 मिनट में ये रिवीजन। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, जो टॉप पार्ट 2 एसिड बेस एंड साल्ट का रिवीजन होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी काम है आपके लिए।